प्रश्न 4, अपराध क्या है? अपराध के प्रकारों की विवेचना कीजिए। What is crime? Discuss the types of crime. उत्तर वैधानिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अपराध एक सापेक्ष पदार्थ की भांति दृष्टिगोचर होता है। अपराध कानून के अंतर्गत सदैव ही परिवर्तन होने वाली विषय वस्तुएं सन्निहित रही हैं। प्रारंभ में बहुत से अपराध मुख्यतः धार्मिक अपराध ही रहे हैं, परंतु वर्तमान समय में दंड संहिताओं के अंतर्गत बहुत कम धार्मिक अपराधों को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा एक विशिष्ट समय में दो क्षेत्राधिकारों के बीच कानून का स्वरूप अलग अलग होता है, अर्थात एक ही समय में एक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दूसरे क्षेत्राधिकार की अपेक्षा कानून की व्याख्या एवं उसका अरे कहना क्या चाहते हो? क्रियान्वयन पृथक पृथक हो जाता है। अपराध इस अर्थ से भी सापेक्ष रिलेटिव है कि अपराध का स्तर स्टेटस क्या है, उसका परिवेश क्या है जिसके अंतर्गत रहकर उसने कानून का उल्लंघन किया है। अपराधी का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द क्रिमिनल। कौन व्यक्ति अपराधी है और कौन नहीं है, यह प्रश्न भी अत्यधिक जटिल और विवादास्पद माना जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि विधि के दृष्टिकोण से वही व्यक्ति अपराधी है जिसको विधि संबंधी उल्लंघन या अवहेलना के परिणामस्वरूप न्यायालय के द्वारा अपराधी अथवा दोषी घोषित किया गया हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वैधानिक रूप से वह व्यक्ति अपराधी कहा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन करता है। साधारण बोलचाल की भाषा में अपराधी शब्द का प्रयोग वस्तुतः ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए दंडित किया जा चुका हो। टॉट के शब्दानुसार अपराधी सामाजिक विष्टा और मल है। क्रिमिनल्स अ सोशल एक्सक्रीटर। क्या साबित करना चाहता है तू? समाज विरोधी कार्य करने वालों को अपराधी नहीं कहा जा सकता जो कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं। इसी प्रकार यदा कदा वास्तविक अपराधकर्ता विधि एवं प्रक्रिया की कमजोरियों के फलस्वरूप दोषी या अपराधी नहीं सिद्ध हो पाते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य दृष्टिकोण से वही व्यक्ति अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है। सभी अपराधी न तो राज्य या पुलिस के द्वारा पकड़े ही जाते हैं और न ही न्यायालय द्वारा दंडित किए जाते हैं। अपराधी घोषित किए जाने अथवा अपराध कहे जाने के लिए व्यक्ति का मात्र पकड़ा जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसको दोषी सिद्ध किया जाना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार आत्मरक्षार्थ कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भी अपराधी नहीं होता है। जैसे बलात्कार करने का प्रयास करने वाले पुरुष की हत्या करने वाली स्त्री अपराधी नहीं कही जा सकती। सामाजिक दृष्टिकोण से कौन व्यक्ति अपराधी है और कौन व्यक्ति अपराधी नहीं है, यह निम्नांकित परिभाषाओं से पूर्णतया स्पष्ट हो सकता है। एक इलियट तथा मेरिल ने अपराधी शब्द को स्पष्ट करते हुए उचित लिखा है कि परिभाषित दृष्टिकोण से अपराधी को समाज के साथ संघर्षरत व्यक्ति समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण तथा बौद्धिकता का उपयोग अपने समूह के स्तर के अनुसार करता है। यदि किसी समूह में संघर्ष हो तब मान्य व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष होता है। ऐसे समाज में विषमता होती है क्योंकि शक्तिशाली वर्ग अपने सामाजिक मूल्यों को संपूर्ण समाज पर लाद देता है। जनता माफ नहीं करेगी। दो गिलिन तथा गिलिन के मतानुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराधी ऐसे कार्य का दोषी व्यक्ति है जिसको वह समाज जिसमें अपना विश्वास कार्यान्वित करने की शक्ति है समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है तथा इसीलिए निषिद्ध भी करता है। उद्धरण चिन्ह 3 टॉट महोदय ने अपराधियों को उत्सर्जित पदार्थ की संज्ञा दी है। दूसरी ओर अपराधी शब्द का संकेत कानून की भाषा में उस व्यक्ति की ओर है जो कानून का उल्लंघन करता है और जिसके पास अपराध करने के अनुरूप सक्षम शरीर तथा मस्तिष्क है। अपराध के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। जेरोम हॉल ने उन विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर किसी मानवीय व्यवहार को अपराध घोषित किया जाता है। वे निम्न प्रकार हैं। 1. हानि हार्म। अपराधी क्रिया का बाह्य परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो। इस प्रकार अपराध में समाज को नुकसान होता है। ओ भाई मारो मुझे मारो। 2. क्रिया एक्शन। जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया न करे और अपराध करने का केवल मन में विचार ही रखे तब तक इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध के लिए सोच लेना ही पर्याप्त नहीं वरन इरादे या विचार का क्रिया के रूप में बाह्य प्रकाशन भी आवश्यक है। 3. कानून के द्वारा निषेध प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित न करे। अतः कई बार एक कार्य समाज की दृष्टि से असामाजिक होते हुए भी यदि कानून ने उसे स्वीकार किया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अंतर्जातीय विवाह सामाजिक दृष्टि से साधारणतः अनुचित माना जाता है किंतु कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है।
इसलिए जब तक देश के प्रचलित कानून ही किसी समाज विरोधी कार्य को अपराध घोषित न करें, तब तक हम उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। 4. अपराधी उद्देश्य क्रिमिनल इंटेंशन। अपराध निर्धारण में अपराधी उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। जानबूझकर इरादतन किया हुआ कानून विरोधी कार्य अपराध है। अनजाने में बिना इरादे के या भूल से किए हुए कार्य को हम अपराध तो मानते हैं, किंतु उतना गंभीर नहीं जितना कि पूर्व इरादे से किए गए कार्य को। दंड निर्धारित करते समय न्यायाधीश इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अपराधी द्वारा अपराध जानबूझकर किया गया है या परिस्थितिवश अथवा अनजाने में। बात तो सही है। 5. उद्देश्य और व्यवहार में सह संबंध कोरिलेशन बिटवीन इंटेंशन एंड बिहेवियर। अपराध के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ ही क्रिया का होना भी आवश्यक है। उद्देश्य विहीन या क्रियाविहीन उद्देश्य अपराध नहीं होगा। दोनों का प्रकाशन साथ साथ होना चाहिए। 6. व्यवहार और हानि में सह संबंध कोरिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड हार्म। हानि और व्यक्ति का व्यवहार भी सह संबंधित होना चाहिए। हत्या अपराध है, किंतु जब तक हमारे हत्यारे का पता नहीं चले अपराध का निर्धारण नहीं होगा। अतः हानि और व्यवहार दोनों ज्ञात होने पर ही अपराध का पता लगाया जा सकता है। 7. दंड पनिशमेंट। अपराध करने पर राज्य या समाज अपराधी को दंड देता है। यह दंड शारीरिक कष्ट या जुर्माना आदि के रूप में हो सकता है। दंड के भय से ही कानून का पालन होता है। बिना दंड के कानून खाली नाम है। बिना शक्ति के कानून ऐसी आग है जो न जलती है और न रोशनी ही देती है। अपराधियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अपराध की भांति ही अपराध शास्त्रियों ने अपराधियों का भी विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। यहाँ कुछ विद्वानों के वर्गीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सदरलैंड ने अपराधियों को 2 भागों में बांटा है, निम्नवर्गीय अपराधी और श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। निम्नवर्गीय अपराधी लोअर क्लास क्रिमिनल्स। ये वे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दरिद्र या गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और धन के अभाव में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अतः वे शीघ्र ही पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। श्वेत वस्त्रधारी अपराधी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। अमेरिकन अपराध शास्त्री सदरलैंड ने अपने अध्ययन में अपराधियों को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा। 1. निम्नवर्गीय अपराधी जो गरीब एवं निम्न वर्ग के होते हैं और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते हैं। 2. सफेदपोश अपराधी जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के होते हैं, आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन संपन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते एवं दंड से बच जाते हैं। श्वेतवसन अपराध की परिभाषा करते हुए सदरलैंड लिखते हैं, श्वेतवसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है। सदरलैंड की इस परिभाषा से 2 बातें स्पष्ट हैं। श्वेतवसन अपराधी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर भ्रूण हत्या करने में सहायता करे या प्राध्यापक पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र बताने का कार्य करे तो वह श्वेतवसन अपराध कहलाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिम्ब्रोसो ने अपराधियों को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा है। 1. जन्मजात अपराधी बॉर्न क्रिमिनल। ऐसे अपराधियों में जन्म से ही कुछ शारीरिक लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने 15 विभिन्न शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया है और कहा है कि इनमें से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वह अवश्य ही अपराध करेगा। उनकी मान्यता थी कि अपराधी विशेषताएं व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। 2. पागल अपराधी इनसेन क्रिमिनल। इस श्रेणी में वे अपराधी आते हैं जो मानसिक रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उनका मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। वे मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करते हैं। 3. आवेगयुक्त अपराधी क्रिमिनल बाय पैशन। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शीघ्र आवेग के वशीभूत हो जाते हैं, जिनमें मामूली बात पर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा जो शीघ्र ही घातक हमला कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति यौन तृप्ति की लालसा के कारण अपराध करते हैं। 4. आकस्मिक अपराधी अकेजनल क्रिमिनल। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक व मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते वरन परिस्थितियों के कारण ही अपराध करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। I. अर्ध या नकली अपराधी सूडो क्रिमिनल। ऐसे अपराधी खतरनाक नहीं होते वरन ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण ही अपराध करते हैं। E. आदतन अपराधी हैबिचुअल क्रिमिनल। ये व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं होते किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध करते हैं। E. अपराधीसम क्रिमिनलॉइड। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। परीक्षण करने पर ऐसे व्यक्ति आत्मक्षत डिजेनरेटेड पाए गए। हेज ने अपराधियों को 4 भागों में बांटा है। 1. प्रथम अपराधी फर्स्ट क्रिमिनल जो पहली बार अपराध करता है। 2. आकस्मिक अपराधी ओकेजनल क्रिमिनल जो कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर अपराध करता है। 3. आदतन अपराधी हैबिचुअल क्रिमिनल
जो आदत के वशीभूत होकर अपराध करते हैं, चाहे उन्हें लाभ हो या ना हो। 4. पेशेवर अपराधी, प्रोफेशनल क्रिमिनल, जो आजीविका के साधन के रूप में अपराध करते हैं और अपराध ही जिनका व्यवसाय बन जाता है। वे या तो अपने लिए या किसी संगठन के लिए अपराध करते हैं। एक गिरोह के रूप में अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों की संख्या वर्तमान में बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्राइम। मानव व्यवहारों में भिन्नता के कारण अपराधों में भी विविधता पाई जाती है। अपराधशास्त्रियों ने अपराध की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए अपराध और अपराधियों का समय समय पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हम यहाँ कुछ विद्वानों के वर्गीकरणों का उल्लेख करेंगे। सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर उसे 2 भागों में बांटा है। 1. साधारण अपराध और 2. जघन्य अपराध। 1. साधारण अपराध मिसडिमीनर्स, चोरी, मारपीट, शराब पीना आदि साधारण अपराध हैं। ऐसे अपराध करने पर अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाता है और अपराधी को चेतावनी देकर, कम दंड देकर या परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। 2. जघन्य अपराध, फेलनीज, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि गंभीर अपराध हैं जिनके लिए राज्य मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास आदि के रूप में कठोर दंड की व्यवस्था करता है। टैपन और जेम्स स्टीफन ने सदरलैंड के इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना है। नहीं। क्योंकि एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे देश में जघन्य। साधारण अपराधों के परिणाम कभी कभी गंभीर हो सकते हैं। यह वर्गीकरण ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भयंकर और क्रूर है तथा उसका सुधार संभव नहीं है। क्लिनार्ड और क्वीने ने निम्नलिखित 8 प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, वायलेंट पर्सनल क्राइम, आक्रमण, बलात्कार और हत्या आदि अपराध इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों की समाज में कटु आलोचना एवं भर्त्सना की जाती है और राज्य इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता है। संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध, अकेजनल प्रॉपर्टी क्राइम, ऐसे अपराधों में धन लाभ मूल उद्देश्य होता है। दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर करना, चेक पर झूठे हस्ताक्षर कर उसे भुनाना, कलात्मक वस्तुओं को पार करना एवं दुकानों पर चोरी करना आदि इस श्रेणी के अपराधों में आते हैं। व्यावसायिक अपराध, ऑक्यूपेशनल क्राइम, कई व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान ही अपराध करते हैं, जैसे मिलावट करना, कालाबाजारी करना, गबन और झूठे विज्ञापन देना आदि। ऐसे अपराध समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अधिक किए जाते हैं। राजनीतिक अपराध, पॉलिटिकल क्राइम, इनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे जासूसी, तोड़फोड़, राजद्रोह आदि। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, पब्लिक ऑर्डर क्राइम, आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, सड़क के नियमों का पालन न करना, शराब पीकर बखेड़ा खड़ा करना, समलैंगिकता आदि ऐसे अपराध हैं जो सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था पैदा करते हैं। परंपरागत अपराध, कन्वेंशनल क्राइम, डकैती, लूटमार, अपहरण और गिरोह तथा संगठन बनाकर अपराध करना या चोरी करना इस श्रेणी के अपराध हैं। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के साथ ही इन अपराधी कार्यों को भी किया जाता है। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनमें कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया जाता है और योजनाबद्ध रूप से अपराध किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच सोना, अफीम, गांजा, चरस आदि का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह द्वारा किया जाता है। पेशेवर अपराध, प्रोफेशनल क्राइम, इस श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनको व्यक्ति व्यवसाय के रूप में ही करता है। जेब काटना, चोरी करना, उठाईगिरी करना, नकली नोट छापना आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं। What? सरकार ने अपराधों की संख्या के आधार पर अपराध को प्रमुखतः निम्न 5 भागों में बांटा है। 1. व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जैसे हत्या, मारपीट, बलात्कार आदि। 2. संपत्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे चोरी, डकैती आते हैं, लूट आदि। 3. राज्य के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, जैसे राजद्रोही, जासूसी आदि। 4. व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर, जैसे मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति और उपद्रव फैलाना आदि। 5. न्याय के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट जस्टिस, जैसे अपराधी घोषित होने पर सजा न भुगतना, न्यायालय का अपमान करना आदि। भारत में 3 प्रकार के अपराध माने गए हैं। भारतीय दंड विधान, इंडियन पीनल कोड द्वारा दंडनीय अपराध, जैसे हत्या, मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, सार्वजनिक अशांति पैदा करना, मानहानि, विश्वासघात, धोखा आदि। दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा दंडनीय अपराध, जैसे दुर्व्यवहार करना और शांति भंग करना। ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वारा दंडनीय है, जैसे उन राज्यों में शराब पीना जहां पूर्व नशाबंदी लागू कर दी गई है
अपराध है, जबकि अन्य राज्यों में नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रश्न 5, अपराध के कारण संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजंस ऑफ क्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, समाज में अपराध अनेक कारणों से होता है तथा इसके कारण संबंधी विभिन्न सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय, समाजशास्त्रीय तथा परिस्थितिशास्त्रीय सिद्धांत प्रमुख हैं। यहाँ हम मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय सिद्धांत की विवेचना अलग अलग करेंगे। अपराध का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आधुनिक अपराध शास्त्रियों के अनुसार अपराध का प्रधान कारण वह विशेष व्यक्तित्व तथा उसके लक्षण है जो मनोविकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। इन मानसिक विकृतियों का विकास मनुष्य के व्यक्तित्व में अपराध से पहले हो जाता है। यह विचार लोम्ब्रोसो के इस विचार का ही बदला हुआ रूप है कि अपराधी के व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं होती हैं। इस विचार के अनुसार अपराधी मानसिक विकृति के कारण अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। अपराधी के मनोवैज्ञानिक कारकों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। 1. मानसिक हीनता, मेंटल डेफिशिएंसी। डॉक्टर गोडार्ड का मत है कि मानसिक हीनता अपराध का एकमात्र कारण है, किंतु एडलर ने इस मत का खंडन किया है। एडलर के अनुसार बौद्धिक स्तर की दृष्टि से अधिकांश अपराधी सामान्य व्यक्तियों के समान होते हैं। अपराधियों में लगभग 28% ही मंद बुद्धि के होते हैं। सन 1918 व 1929 के बीच अनेक अपराधियों का बुद्धि परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अनुशासन की दृष्टि से मंद बुद्धि के अपराधी भी सामान्य व्यक्तियों की भांति अनुशासित पाए गए। पैरोल पर छोड़ने के बाद मंद बुद्धि के अपराधियों में भी पर्याप्त सफलता मिली। मंद बुद्धि के अपराधियों में भी उतने ही अपराध व्यसनी पाए गए जितने कि अन्य अपराधियों में। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक हीनता अपराध का एकमात्र कारण नहीं है। मानसिक हीनता किसी अपराध विशेष के लिए कारण हो सकती है, परंतु इसे सभी प्रकार के अपराधों का कारण नहीं माना जा सकता। 2. मनोविक्षिप्त साइकोसिस। मनोविक्षिप्त के अंतर्गत अनेक प्रकार के रोगों का समावेश है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी पागल को मनोविक्षिप्त का रोगी माना जा सकता है। अमेरिका में नेशनल कमेटी ऑफ मेंटल हाइजीन ने 34 कारीगरों का सर्वेक्षण किया और यह पाया कि 77% अपराधी किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित थे। मैकनाटन नियम 1853 के अनुसार मनोविक्षिप्ति से पीड़ित पागल का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर सकता। पागल व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्ति के योग्य माना जाता है। सन 1754 में अमेरिका में डरहम बनाम यूनाइटेड स्टेट्स डरहम वीएस के मामले में कोर्ट ऑफ अपील ने यह नियम प्रतिपादित किया कि यदि प्रतिवादी का कार्य किसी मानसिक योग या मानसिक विकृति का परिणाम है तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त है। किंतु सन 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम ब्रॉनर यही नहीं, अभी और सुनिए। वीएस ब्रॉनर के मामले में इस नियम को त्याग दिया गया और अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट के मॉडल पेनल कोड को स्वीकार किया गया। मॉडल पेनल कोड की धारा 4.02 अंतर्गत इस बारे में निम्नलिखित प्रावधान है। आपराधिक कार्य के लिए मनुष्य उत्तरदायी नहीं है यदि अपराध कार्य के समय वह मानसिक रोग के कारण अपने मस्तिष्क की मूल क्षमता को इस सीमा तक खो चुका है कि वह अपने कार्य की औपराधिकता को समझने में असमर्थ है। मानसिक विकृति का तात्पर्य उस अस्वाभाविकता से नहीं है जो आपराधिक व्यवहार के मात्र पुनरावृत्ति के कारण अव्यक्त हुई है। 3. संवेगात्मक अस्थिरता और संघर्ष। अनेक अपराध शास्त्रियों के अनुसार संवेगात्मक अस्थिरता या संघर्ष पीड़ित व्यक्ति अपराध द्वारा तनाव का निराकरण करते हैं। हीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्ति अपराध कार्य द्वारा अपनी हीनता की भावना का निराकरण करता है। विलियम एलेंसन व्हाइट के अनुसार मनुष्य के 3 संवेग यथा प्रेम, घृणा और दोष, लव, हेट एंड गिल्ट परस्पर संबंधित हैं। मनुष्य यदि किसी से प्रेम करता है और उसमें असफल होता है तो वह प्रेमी से घृणा करने लगता है, वह उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है जिससे अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। आपको मत सिखा चल। 4. मनोरोगमय व्यक्तित्व साइकोपैथिक पर्सनालिटी। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति में थकान, चिड़चिड़ापन व तंद्रा की प्रमुखता हो जाती है। झगड़ा, चोरी तथा कामना करने की आदत रोग के बाद शुरू हो जाती है। मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति अनेक प्रकार के असामान्य संवेगों में लीन रहते हैं। 5. मनोविकार अपस्मार्ग, मृगी तथा नैतिक पागलपन को आपराधिक कारणता के संदर्भ में महत्व प्रदान किया था, लेकिन इससे मानसिक परीक्षण का सिद्धांत समाप्त हो जाने के कारण वैचारिक व्यतिक्रम एवं अन्य अल्पचित विभ्रमों पर भी विशेष जोर दिया था। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि मनुष्य की वैचारिक व्यतिक्रमता जैवीय उत्तराधिकार के रूप में न प्राप्त होकर सामाजिक अंतःक्रिया से प्राप्त होती है।
इस सिद्धांत पर फ्रॉइड के अचेतन, नैराश्य और ओडिस कॉम्प्लेक्स, ईडिपस कॉम्प्लेक्स का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रोफेसर सदरलैंड का अभिमत है कि पराकाष्ठावादी लेखक यह भी प्रख्यापित करते हैं कि अपराधों का एक बहुत बड़ा अनुपात प्रतीक के रूप में अगम्य इंसेस्ट ही है। जैसे पुत्र अचेतनावस्था में मां के प्यार के प्रति उन्मुख है, वह अपनी अचेतित प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगम्य का भयंकर भय उसे ऐसा करने से रोकता है। परंतु अगम्य की भावना अत्यधिक प्रबल है, उसे किसी न किसी रूप में प्रकट होना ही है और वह चोरी के अपराध से अभिव्यक्त होता है। यह चोरी यद्यपि अपने बाह्य रूप से संपत्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है, परंतु जहां तक वास्तविक प्रयोजन का संबंध है, यह अगम्य संबंध स्थापन का प्रतीकात्मक रूप है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मनोविकार सिद्धांत के परिमूल में यह मान्यता कार्य करती है कि व्यक्तित्व का कुछ संगठन जो पूर्णतः आपराधिक संस्कृति से परे विकसित होता है, आपराधिक व्यवहार का उत्थान करता है। सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, यह कहा जाता है कि आपराधिक तौर तरीके ऐसी बनावट वाले व्यक्तित्व के चयन के लिए यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, और यदि वे विद्यमान नहीं हैं तो वे उपायज्ञात इन्वेंट कर लिए जाते हैं। 2. अपराध का जैविकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में अपराध का कारण शारीरिक विलक्षणताओं को माना गया है। व्यक्ति को उसकी शारीरिक विलक्षणताएं तथा शारीरिक दोष ही उसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अथवा वह इन्हीं विलक्षणताओं के कारण अपराध करने लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं तथा अपराध का कारण शारीरिक विलक्षणताएं हैं। जन्मजात शारीरिक विलक्षणताएं व्यक्ति को अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपराध करता है। अतः अपराधी शारीरिक तथा मानसिक अनियमितताओं का एक घनीभूत रूप अथवा अनियमित जैविकीय अवस्थाओं का एक विशिष्ट फल होता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आधुनिक युग में इन सिद्धांतों को अनुचित तथा अवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है अपराधी बनते नहीं, बनाए जाते हैं, तथा अपराधी व्यवहार समाज में सीखा हुआ व्यवहार होता है। इसी प्रकार गैरोफेलो की यह धारणा है कि अपराधी में दया तथा ईमानदारी नहीं होती असत्य है, क्योंकि समाज में ऐसे अनेक महान अपराधी या डाकू हुए हैं, जिन्होंने महान दया और दान का कार्य किया है। वर्तमान समय में भी अनेक सफेदपोश अपराधी देखने को मिलते हैं, जो महान दयावान होते हैं। इसी प्रकार अपराधी व्यवहार में ईमानदारी भी पाई जाती है। जुआ सट्टा अपराधी व्यवहार है, किंतु इसमें बेईमानी नहीं होती। वर्तमान समय में इस सिद्धांत की मान्यता नहीं है, फिर भी इसके अनुसार अपराध होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी जन्मजात है तथा अपराध का कारण शारीरिक विलक्षणताएं होती हैं। जन्मजात शारीरिक विलक्षणताएं व्यक्ति को अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपराध करता है। अतः अपराधी शारीरिक तथा मानसिक अनियमितताओं का एक घनीभूत रूप अथवा अनियमित जैविकीय अवस्थाओं का एक विशिष्ट फल होता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जन्मजात अपराधी प्रारूप की मुख्य 15 शारीरिक विलक्षणताओं का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। खोपड़ी का कम घनत्व, धंसा हुआ माथा, हड्डियों का एक दूसरे में घुसा होना, मोटे होठ, बेढंगा सिर, चौरस नाक, लंबी और बड़ी नाक, दांतों की विचित्र बनावट, चेहरे की उभरी हड्डियां, गल की हड्डी का बड़ा होना, शरीर में अधिक बाल का होना, बड़े जबड़े, लंबे हाथ, भयानक आंखें तथा भद्दी शक्ल। इन 15 विलक्षणताओं के आधार पर अपराधी तथा गैर अपराधी को पहचाना जा सकता है। जिसमें 5 से अधिक विलक्षणताएं पाई जाती हैं, वे पूर्ण रूप से अपराधी प्रारूप के प्रतिनिधि होते हैं। जिसमें 3 से 5 विलक्षणताएं पाई जाती हैं, वे अपूर्ण प्रतिनिधि तथा 3 से कम विलक्षणताओं वाले व्यक्ति अपराधी नहीं भी हो सकते हैं। लोम्ब्रोसो के अनुयायी गरोफेलो ने भी स्वीकार किया है कि अपराधियों कुछ असमानताएं होती हैं, इनमें दया और ईमानदारी की भावना नहीं रहती। दया की भावना न होने के कारण व्यक्ति के विरुद्ध तथा ईमानदार न होने के कारण संपत्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं। एनरिको फेरी ने तो अपराध को भौतिक या भौगोलिक, मानवशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारकों के संयोग का फल माना है तथा अपराधी व्यवहार के लिए पर्यावरण के प्रभावों का विशेष महत्व स्वीकार किया है। रुको जरा। अब्बा, हाँ मेरा नहीं जी करता पढ़ाई करने को। अच्छा, मेरा तो घूमने फिरने को मन करो। इसका जाए मेरे पास। आलू ले, बैंगन लो, लौकी लो, तोरी लो,